दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों 140वीं प्रेमचंद जयंती के अवसर पर किताबी दुनिया प्रेमचंद विशेष श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा प्रेमचंद पर लिखा गया आत्मीय लेख हिंदी के गर्व और गौरव श्री प्रेमचंद जी। सुनिए। हिंदी के युगांतर साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रत्न, अंतरप्रांतीय ख्याति के हिंदी के प्रथम साहित्यिक, प्रतिकूल परिस्थितियों से निर्भीक वीर की तरह लड़ने वाले उपन्यास संसार के एक छत्र सम्राट, रचना प्रतियोगिता में विश्व के अधिक से अधिक लिखने वाले मनीषियों के समकक्ष आदरणीय श्रीमान प्रेमचंद आज महाव्याधि से ग्रस्त होकर शय्याशायी हो रहे हैं। कितने दुख की बात है, हिंदी के जिन पत्रों में हम राजनीतिक नेताओं के मामूली बुखार का तापमान प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं, उनमें श्री प्रेमचंद जी, हिंदी का महान उपकार करने वाले प्रेमचंद जी की अवस्था की साप्ताहिक खबर भी हमें पढ़ने को नहीं मिलती। दुख नहीं, यह लज्जा की बात है, हिंदी भाषियों के लिए मर जाने की बात है। उन्होंने अपने साहित्यिकों की ऐसी दशा नहीं होने दी कि वे हंसते हुए जीते और आशीर्वाद देते हुए मरते। इसी अभिशाप के कारण हिंदी महारानी होकर अपनी प्रांतीय सखियों की भी दासी है। हिंदी तभी महारानी है जब साहित्यिक के हृदय आसन पर पूजी जाती है, पर ऐसा नहीं होता। उसके सेवक, वे प्रतिभाशाली युवक, प्रौढ़ और वृद्ध ठोकरे खाते हुए बढ़ते और पश्चाताप करते हुए मरते हैं। क्या लिखूं, लज्जा की बात स्पष्ट न करना ही अच्छा है। मैं जब राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्र समादृत नेताओं को देखता हूँ और साथ साथ मुझे श्री प्रेमचंद जी की याद आती है, तब मेरा हृदय आनंद और भक्ति से पूर्ण हो जाता है। मैं देखता हूँ राजनीति के सामने साहित्य का सिर नहीं झुका, बल्कि और ऊंचा है। केवल देखने वाले नहीं हैं, हिंदी भाषी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वे यह भी जानते होंगे मेरे कानों में डंके की आवाज कम जाती है। जिस साधना से आदमी आदमी है, जिसके कारण नेता सम्मान पाते हैं, मैं उसी की जांच करता हूँ। वहाँ प्रेमचंद जी, दरिद्र प्रेमचंद जी, अपने अध्यवसाय से शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रेमचंद जी, साहित्य की साधना में यहाँ वहाँ भटकते फिरने वाले प्रेमचंद जी, फिर भी एक निष्ठ होकर दिन पर दिन, महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष साधना करते रहने वाले प्रेमचंद जी बड़े बड़े, बहुत बड़े हैं। इतना बड़ा कोई नेता भी इस तरह संकट में पड़ा, जिसके नाबालिग बच्चे उड़ी निगाह से पिता के पास बैठे हुए शून्य में सोचते रहे और महाव्याधि में भी पिता को विश्राम न मिलना उनके अन्न की चिंता रही। इतने बड़े पिता को अन्न की चिंता, धन्य रे देश। इस बार प्रायः 3.5 महीने में बनारस रहा। प्रेमचंद जी के सरस्वती प्रेस में मेरी गीतिका छप रही थी। प्रकाशक था भारती भंडार। एक दिन पंडित वाचस्पति पाठक, जिनका मैं अतिथि था, बोले प्रेमचंद जी से मिलाइए। उस समय प्रायः आधा जून, दोपहर की लू चलती थी। प्रेमचंद जी के नाम से मैंने चलना स्वीकार कर लिया। प्रेस पहुंचकर 2 मंजिल पर चलकर देखा, प्रेमचंद जी बैठे हैं। मैं उनके परिवार भर से परिचित था। श्रीमती शिवरानी भी आई। मैंने प्रणाम किया, फिर एक गिलास पानी मांगा। बहुत दिनों बाद प्रेमचंद जी को देखा था। मालूम होता था वह और दुबले हो गए हैं। उनसे कहा, उन्होंने कहा जैसा कहा करते हैं, नहीं या तो मेरी काठी है। कुछ देर तक साहित्यिक बातचीत हुई, फिर मैं विदा हुआ। उस दुर्बल देह में शक्ति और रोज पूर्ण मात्रा में थे। कुछ दिन बीत गए। प्रेमचंद जी के गोदान की काफी चर्चा हो रही थी। एक दिन सुना प्रसाद जी प्रेमचंद जी से मिलने गए थे, वह सख्त बीमार है। फिर सुना प्रेमचंद जी एक्सरे कराने के लिए लखनऊ गए हैं। फिर मालूम हुआ वह लखनऊ से वापस आ गए हैं। एक दिन पंडित नंद दुलारे वाजपेयी के साथ उन्हें देखने गया। वह उसी कमरे में बैठे हुए थे, पर इस बार फर्श पर न थे, बिछे पलंग पर बैठे हुए थे। श्रीमती शिवरानी उनके लिए दवा तैयार कर रही थी। उनकी लड़की अपने लड़कों को लेकर आ गई थी। एक और खड़ी थी। मुझे देखकर नमस्ते की। मैं प्रेमचंद जी की बीमारी की चिंता में था, कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाथ उठाकर नमस्कार किया। वह हंस रही थी। मेरी दृष्टि की स्याही उसके मुंह पर पड़ी। उसके मुख पर मुझे झाई सी दिखी। अगर नीचे उसके अत्यंत सुंदर बड़े लड़के को खेलते हुए मैंने न देखा होता, उसका परिचय मालूम कर उसे डरवा न चुका होता, तो पहचान न पाता कि यह लड़की है। फिर भी मैंने प्रेमचंद जी से पूछा। लड़की ने लड़की की खुली आवाज में कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने तो आपको पहचान लिया। मैंने कहा, मुझमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, पर तुम पहले लड़की थी, अब माँ हो गई हो। लड़की झेप गई। प्रेमचंद जी खुलकर हंसे। देवी शिवरानी दवा तैयार करती हुई मुस्कुराई। हंस निकल चुका था। उससे जमानत तलब की जा चुकी थी। जमानत देकर पत्र निकालना असंभव है, विशेषता साहित्य के लिए। फिर भारतीय साहित्य परिषद हंस को लेने की बातचीत कर रहा है। प्रेमचंद जी कहते रहे, ऐसी हालत में हमारे लिए नया पत्र निकालना ठीक होगा। प्रेमचंद जी दुर्बल थे, जलोदर का पूरा प्रकोप था, फिर भी एक वीर की तरह बैठे हुए वार्तालाप करते रहे। बड़ी जिंदा दिली, सुनने वालों पर उसका असर पड़ता हुआ। सुनने वालों को ही वह स्वस्थ पहुंचा रहे हों। मैं उस विजयनी ध्वनि को सुन रहा था, जिसका सिर नीचा नहीं हुआ,
जो हिंदी की महाशक्ति है और रह रहकर दुर्बल अस्थिशेष प्रेमचंद जी को देख रहा था। दूसरे प्रसंग पर पूछा, आप लखनऊ गए थे, वहाँ क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कहा कुछ नहीं है, ठहरने के लिए कहा, पर कुछ डिसेंट्री की शिकायत मालूम दी। परदेश देखभाल वाला कोई नहीं लड़के को ले गया था, कौन तीमारदारी करे, लौट आया। वाजपेयी जी से लेख आदि के लिए प्रेमचंद जी ने कहा। कुछ देर बातचीत करके फिर हम लोगों ने उनसे विदा ली। कुछ दिन और बीते, गीतिका छप चुकी थी, अंतिम 2-1 फार्म थे, मैं प्रेस गया हुआ था। प्रेमचंद जी के बड़े लड़के मिले, प्रेस की आवश्यक बातें कहकर मैंने उनसे प्रेमचंद जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा अब तो वे यहाँ नहीं रहते। मुझे उनका मुकाम बतलाया। मेरे रास्ते में ही मकान पड़ता था। मैं चला। बादल घिरे थे, चलते चलते पानी गिरने लगा। छाता नहीं था, भीगते हुए आनंद आने लगा। मकान के पास आकर अनिश्चय में पड़ गया कि कौन सा मकान होगा। फाटक बतलाया था, यहाँ फाटक ना दिखा। एक दरवाजा सिर्फ देख पड़ा। डरते हुए खोला, भीतर लंबा मैदान देखा। किनारे से रास्ता गया था, मैदान के उस तरफ मकान था। कोई था नहीं जिससे पूछता। हिम्मत बांधकर बढ़ा। किनारे चमेली के झाड़, कहीं कहीं अपराजिता लिपटी हुई, दोनों खिले। चमेली के रात में खिले कोमल फूलों के थपेड़ों से व्याकुल थे। देखता हुआ एक फूल छुआ, फूल वृक्ष पर रखे से थे, उठा लिया। लिए हुए उनकी दशा पर विचार करता हुआ मकान के सामने आया। दूर से 2-1 अपरिचित देवियां दिख पड़ी। एक जोड़ी छोटे जूते पड़े थे। सोचा ये उसी लड़की के लड़के के जूते होंगे। एक बगल चिक पड़ी हुई दिख पड़ी। उधर चला, तब तक शिवरानी जी दिख पड़ी। उनसे पूछा क्षीण स्वर से। उन्होंने कहा सोए हैं, जाइए। मैं गया, देखा प्रेमचंद जी अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, पेट फूला हुआ है। प्रेमचंद जी ने आंखें खोली, मुझे देखा बड़ी करुण दृष्टि से। मैंने प्रणाम किया, पूछा आप कैसे हैं? दोनों बाहों की ओर दृष्टि फेरकर उन्होंने, देखिए, करुण स्वर, अत्यंत दुर्बल बाहें। मुझे शंका हो चली, सिंह को गोली भरपूर लग गई है। अब वह आवाज नहीं रही। मैं कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। कैसे संभलेगा? प्रेमचंद जी बोले। उन्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मैं भरसक अपने को संभाल रहा था। मेरे हाथ का फूल वहीं छूटकर गिर गया। प्रेमचंद जी अत्यंत मंद स्वर से बोले, हंस को फिर से निकालने का विचार है, नहीं तो कैसे चलेगा? मेरी आंखें छलछला आईं। संभल कर कहा, आप चिंता न कीजिए, आपकी किताबें हैं और ईश्वर। प्रेमचंद जी ने हंस के लिए लेख, कविता इत्यादि देने के लिए कहा। कुछ देर तक उन्हें प्रबोध देता हुआ उनके आराम का समय जानकर मैं विदा हुआ। प्रेमचंद जी के बड़े लड़के की अभी पढ़ाई पूर्ण नहीं हुई। अभी 2-3 साल एमए करने में लगेंगे, शायद बीए फाइनल है। की दृष्टि में अभी संसार काव्य है, जहाँ जीविका का प्रश्न नहीं, बिल्कुल नया जीवन। जब तरुण सदा धोखा खाता है, छला जाता है। छोटा लड़का तो निरा बच्चा है। मैंने सोचा अगर जैनेन्द्र जी आ जाएंगे तो अच्छा होगा, हंस को सहायता देंगे। मन ही मन शिवरानी जी की सेवा याद करता हुआ प्रसाद जी के यहाँ आया। मैं प्रेमचंद जी को देखने जब जब गया, शिवरानी जी को उनके लिए कुछ न कुछ करते देखा। सदा संयत, सदा दत्तचित्त। डॉक्टर मुखर्जी काशी के प्रसिद्ध होम्योपैथ प्रेमचंद जी के चिकित्सक हैं। रोग जलोदर है, पानी की जगह दूध दिया जाता है। डॉक्टर को अभी उनके अच्छा हो जाने का विश्वास है, केवल बढ़ती हुई कमजोरी से घबराते हैं। कुछ भय उम्र से भी है। प्रेमचंद जी 60 के होंगे, दुर्बल पहले से थे। इतनी उम्र में प्राकृतिक शक्ति के घट जाने के कारण दुसाध रोगों की चिंता वाली बात रहती है। मरीज अपनी ही प्रकृति से जल्द अच्छा नहीं हो पाता। कुछ दिन और बीते। नंद दुलारे वाजपेयी के हाथ एक गीत मैंने हंस कार्यालय भेज दिया। बड़ी कविता लिख रहा था, वह तैयार न हुई थी, फिर भेजने के लिए कहला भेजा। नंद दुलारे जी भी अपना लेख लेकर जाने वाले थे, प्रेमचंद जी को देखने के उद्देश्य से। इसके कुछ दिन वाचस्पति जी पाठक और पद्म नारायण आचार्य के साथ काशी छोड़ने से पहले प्रेमचंद जी के दर्शनों के लिए चला। पद्म नारायण जी गीता धर्म के संपादक हैं। अभी तक प्रेमचंद जी से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हो सके। मैथिली मान के लिए उनकी कुछ आज्ञा है। हम लोग 21 से चले। रास्ते भर गुप्त जी के अभिनंदन की बातें होती रही। मुझे बार बार प्रेमचंद जी की याद आती रही। गुप्त जी को आदर की दृष्टि से देखता हूँ, इसके अनेक प्रमाण दे चुका हूँ। प्रेमचंद जी को न तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, न कोई अभिनंदन। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी नहीं चुने गए। मन ने कहा तुम्हारे लिए भी यही फैसला है, जिसने जैसा दिया वैसा पाया। मैंने कहा मैं इसी तरह गुजारूंगा। अगर कुछ काम कर सका तो नाम यश मुझे नहीं चाहिए। अब तक प्रेमचंद जी का मकान आ गया। हम लोग इक्के से उतरकर भीतर चले। मकान के सामने जब पहुँचे तब 2 नवागंतुक बैठे हुए दिख पड़े, पर ऐसे बैठे थे जैसे घर के आदमी हो। मैंने सोचा ये भैयाचार होंगे या रिश्तेदार। साथियों के साथ भीतर गया। सन्नाटा था। बड़ी धीमी आवाज में एक आगंतुक ने कहा बैठिए। मैं चप्पल उतारकर चारपाई पर बैठ गया। इधर उधर देखा, पहचान का कोई न दिख पड़ा। तब उन्हीं महाशय से कहा हम लोग प्रेमचंद जी को देखने के लिए आए हैं। नवागंतुक ने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बतलाया। इस समय देवी शिवरानी जी बाहर आईं। प्रेमचंद जी वहीं चारपाई पर थे। रस्सी बांधकर पर्दा कर रखा गया था। पर्दा हटाने लगी।
मैं जब प्रेमचंद जी के सामने वाली चारपाई की ओर बढ़ा तब आगंतुक महोदय ने कहा, ज्यादा बातचीत करना मना है। मैं अपने लक्ष्य पर चलकर बैठ गया। देखते ही मेरे होश उड़ गए। प्रेमचंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब तो अंतिम विदा है। हे ईश्वर, केवल 10 वर्ष। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। आपकी राय मेरे उत्साह को बढ़ाएगी, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।